हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो सबने कभी ना कभी किया होगा, है ना। बुक को स्पिन करना अपने फिंगर पे, ठीक है। क्लास में दोस्तों के सामने करते हैं, है ना। कूल लगता है इसको करने में, है ना। ठीक है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें कि जब हम ये स्पिन करते हैं तो हम हमेशा फिंगर को सेंटर पे रखने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं हम साइड पे रखते हैं? साइड पे रखेंगे तो बुक गिर जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं स्पिन करते वक्त कि हम अपनी फिंगर को सेंटर पे रखें। लेकिन सेंटर पे ऐसा क्या है आखिर कि ये बुक गिर नहीं रही है? तो इसके लिए हमको समझना जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं ये जो बुक है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है ना। मान लेते हैं कोई कुछ पार्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स जो होंगे, मान लेते हैं इन सबका छोटा छोटा मास m है। ठीक है, मान लेते हैं ये m मास के छोटे छोटे पार्ट्स है जिससे मिलके पूरी बुक बनी हुई है। ठीक है, ऐसे कितने बहुत सारे मासेस हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ मासेस हैं जिससे मिलके ये बुक बनी है। अच्छा, अगर हम कोई एक मास लें m, तो इसका वेट नीचे कितना होगा mg। ऐसे ही कोई दूसरा मास ले लें, इसका वेट भी कितना होगा mg। mg ऐसे कितने हैं, ये पीछे के साइड है, जो बैक साइड पे मास है उसका वेट mg। ऐसे सारे मासेस क्या है, सबका वेट है mg, डाउनवर्ड है। अगर मैं इस बुक को, अगर ये बुक गिरेगी तो कैसे गिरेगी, मतलब ये जो इसका सेंटर है जहाँ पे मैं फिंगर रखा हूँ इसके अबाउट रोटेट करेगी और फिर गिर जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, जो फिंगर जिस पॉइंट पे हम टच करा रहे हैं उस पॉइंट पे। अब ये जो मास है m, ये सेंटर से कितना दूर है, लेट से इतनी डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये वाला भी कुछ डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला भी कुछ डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला भी कुछ डिस्टेंस दूर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, सबके बीच में mg है। तो ये कुछ क्या कर रहा है, क्या मोमेंट लगाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे करके गिराने की कोशिश करेगा बुक को। ऐसे ये वाला मास ऐसे करके गिराने की कोशिश करेगा, ये वाला ऐसे करके टर्न कराने की कोशिश करेगा। ये बैक साइड है तो ये पीछे साइड से बुक को टॉपल कराने की कोशिश करेगा। ये सारे मोमेंट जो फोर्सेस है mg, ये मोमेंट क्रिएट करेंगे सेंटर के अबाउट, और सब क्या करेंगे, बुक को टर्न कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये बुक गिर रही है इस ओरिएंटेशन में? नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये जो सारे छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, ये सारे मोमेंट्स का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम, ये सम क्या होने वाला है, ये सम क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तभी तो क्या हो रहा है, नेट मोमेंट जीरो हो जा रहा है और ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही है। मोमेंट का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, लास्ट वाले लेक्चर में। जिसने नहीं देखा है वो वाली वीडियो जाके देखे। ठीक है, इसमें हमने मोमेंट के बारे में पढ़ा है और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सारे मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन दें तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच अबाउट विच एल्जेब्रिक सम algebraic sum of moments of weight of all the particles constituting the body is zero। ठीक है, algebraic sum of, लिखेंगे कैसे, of moments of weights, है ना, ये छोटे छोटे weights है ना, of all the particles, मान लेते हैं बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, of all the particles constituting the body, जो इस बॉडी को मिलके बना रहे हैं, constituting the body is zero, है ना। क्या है, जीरो है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम कह सकते हैं कि टोटल मास कंसंट्रेटेड है, या टोटल वेट जो होगा हम ऑब्जेक्ट का, इसके अबाउट शो करते हैं।
ठीक है, हम मानते हैं कि सारा का सारा बॉडी का वेट इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो हम कुछ बेसिक से शेप्स देखते हैं, है ना? इनका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल पता करने की कोशिश करते हैं। ये सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर होता है, ये सर्कुलर रिंग हो चाहे सर्कुलर डिस्क हो, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? इसके सेंटर पे होता है, ठीक है। और बाकी हमारा ये कोई रेक्टेंगल है, अगर हम ये रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है, इरेगुलर शेप्स हैं, तो इसका क्या करें? दोनों बाइसेक्टर्स ले लें, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डायगोनल्स ले लें। ये जो नो डायगोनल्स का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होगा? यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही हम स्क्वायर में ले लें, स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा वही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर पे होगा। ट्राइंगल में कैसे पता करें? ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसे पता करते हैं? मीडियन बनाएंगे, ठीक है, तीनों तीनों मीडियन बनाएंगे, ये जो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पे क्या आएगा? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पैरेललोग्राम के केस में अगेन इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स, जो यहाँ पे होगा यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिलेंडर के केस में ये जो इसका सेंटर होगा, ठीक है, यानी कि ये जो इसकी एक्सिस है, इसके सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये तो कुछ बेसिक से शेप्स हो गए जिनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आसानी से निकाल सकते हैं, उसका सेंट्रॉइड पता कर लें, ठीक है। तो उसका सेंट्रॉइड जो होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। पर अगर हमारे पास इस टाइप का इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड पता करना इतना आसान तो है नहीं। तो जो ऐसे शेप्स होते हैं, जो इरेगुलर टाइप के शेप्स होते हैं, इनका अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, ए, बी, सी। हम क्या करेंगे? होल्स करेंगे, इसमें क्या करेंगे? होल्स करेंगे, फाइन होल्स करते हैं। ए पे होल किया, बी पे होल किया, सी पे होल किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके इनके अबाउट ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट्स के अबाउट ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए पे हमने क्या किया? होल किया, इसके अक्रॉस थ्रेड लगाएंगे, ठीक है, और इसको सस्पेंड कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा हमको। ये रहेगा ए पॉइंट, ये उसका बी पॉइंट, और ये उसका सी पॉइंट। जब हम इसको थ्रेड की मदद से हैंग कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सेम चीज हम बी के साथ करेंगे, फिर हम इसको बी पे हैंग कर देंगे, बी के थ्रू। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अरे ये क्या बना दिया भाई? शेप बन नहीं पा रहा है अभी भाई। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये बी, ए, ये सी। ध्यान रखिए ए के अबाउट जो हमने लाइन बनाई थी वो तो अभी ड्रॉ है इसके ऊपर, फिर हमने बी के अक्रॉस सस्पेंड किया, ठीक है, थ्रेड से। तो ठीक है, तो ये इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आया, ठीक है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे आया। तो हमने क्या करा? इस थ्रेड के अलोंग एक और लाइन बना दी, ठीक है, 2 लाइन बन गई। अब हम सेम चीज किसके साथ करेंगे? पॉइंट नंबर सी के साथ करेंगे। पॉइंट नंबर सी के साथ फिर हम यही चीज करेंगे। मान लेते हैं ऐसे था, पॉइंट नंबर सी यहाँ होगा, ये रहा बी और ये रहा ए। 2 लाइन्स हमारे पहले बनी हुई थी जिसके अबाउट ये बैलेंस हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सी के अबाउट बैलेंस करेंगे इसको। लेट से जब हमने सी के अबाउट बैलेंस किया तो ये कुछ ऐसे बैलेंस हो गया थ्रेड पे। अब हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम इसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे तो फाइनली हमको कुछ ऐसी लाइंस मिलेंगी इसके ऊपर। ये रहा एक लाइन, ये रही एक लाइन, ये रही। हमको देखिएगा ये तीनों लाइंस जो हैं दे ऑल विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट।
and that point will be called as the center of gravity of this irregular body। ठीक है, तो irregular body का center of gravity कैसे पता करेंगे? किसी 3 रैंडम पॉइंट्स के अबाउट उसको सस्पेंड कराएंगे, जो इक्विलिब्रियम वाली लाइन होगी उन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही हमारा उस इर्रेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, आई होप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कोई और डाउट नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।